हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। आज हम इंडियन इकोनॉमी की यूनिट 5 जो है कॉमर्शियल बैंक से रिलेटेड है। ये काफ़ी सारे बैंकों के बारे में बताती है। आरआरबी, कॉमर्शियल बैंक, आर आरबीआई। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कॉमर्शियल बैंक्स, इनके फंक्शन, कॉमर्शियल बैंक के एडवांटेज ऑफ कॉमर्शियल बैंक, इसके डिसएडवांटेज, फिर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फंक्शन ऑफ आरबीआई, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, और फीचर्स ऑफ आरआरबी, ऑब्जेक्टिव ऑफ आरआरबी, उसके बाद नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन। तो चलिए हम यहाँ पे इतने जो टॉपिक्स हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये यूनिट 5 है बीबीए के लिए, और बाकी क्लास 11-12 का भी टॉपिक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से। तो शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट है, सेशन को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक होता क्या है? देखिए, कॉमर्शियल बैंक हिंदी में बताता हूँ आपको। कॉमर्शियल बैंक ऐसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जहाँ पे हम दूसरों को क्रेडिट को, मतलब दूसरों का पैसा, ठीक है, अपनी बैंक में डिपॉजिट करते हैं और फिर उन्हीं पैसे को दूसरों को लोन दे देते हैं। तो इसी को बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक जो हमें कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं उसी को बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक। जैसे एग्जांपल हो गया आपका एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, और क्या कहते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये सब सारी जो है कॉमर्शियल बैंक होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें लिखा क्या है। कॉमर्शियल बैंक इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सपेक्ट डिपॉजिट, ऑफर वेरियस लोन एंड बेसिस फाइनेंशियल प्रोडक्ट, लाइफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट टू इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेसेस। देखिए, कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, वो दूसरों का एक्सेप्ट डिपॉजिट करती है। जैसे मान लीजिए दूसरों का पैसा है तो उसको डिपॉजिट करती है अपने बैंक में। उसके बाद क्या करती है, ऑफर वेरियस लोन एंड बेसिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट, लाइफ सर्टिफिकेट। देखिए, और दूसरों को लोन प्रोवाइड करती है, दूसरों को जब जरूरत पड़ती है तो उन्हें पैसा देती है। उसके बाद क्या करती है, और बाकी किसी इंडिविजुअल का और स्मॉल बिजनेसेस का ये क्या करती है, सेविंग अकाउंट ओपन करती है। उसके बाद लिखा है, कॉमर्शियल बैंक मेक द मनी बाय प्रोवाइडिंग लोन एंड अर्न इंटरेस्ट एज इनकम फॉर दीज लोन्स। देखिए, कॉमर्शियल बैंक मनी कैसे क्रिएट करती है। एक टॉपिक है मनी क्रिएशन, आपका सिलेबस में नहीं है बट मनी क्रिएशन का टॉपिक यहीं से निकल के आता है कि कॉमर्शियल बैंक मनी कैसे क्रिएट करती है, दूसरों को लोन देती है और फिर उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसी से वो मनी क्रिएट करती है, पैसे बनाती है। कॉमर्शियल बैंक यहाँ पे लिखा है, कॉमर्शियल बैंक मेक द मनी बाय प्रोवाइडिंग लोन्स। कॉमर्शियल बैंक कैसे मनी मेक करती है, लोन प्रोवाइड करा के, एंड अर्न इंटरेस्ट इन इनकम फॉर दीज लोन्स, और जो भी इंटरेस्ट उस पे होता है, जितने पैसे वो देती है उससे वो मनी क्रिएट करती है। अब देखिए, कुछ फंक्शंस होते हैं कॉमर्शियल बैंक के। कॉमर्शियल बैंक के कुछ मेन फंक्शन होते हैं। पहला तो हो गया प्राइमरी, दूसरा हो गया सेकेंडरी, और तीसरा हो गया अदर। देखिए, इन्हीं फंक्शंस के हेल्प से कॉमर्शियल बैंक दूसरों को लोन देती है, दूसरों से पैसा एक्सेप्ट डिपॉजिट करती है, उनसे इंटरेस्ट लेती है और मनी क्रिएट करती है। तो चलिए देख लेते हैं प्राइमरी इनका क्या फंक्शन हो सकता है कमर्शियल बैंक का। पहला हो जाता है एक्सेप्ट डिपॉजिट, दूसरे के पैसों को अपने बैंक में डिपॉजिट करती है, और प्राइमरी फंक्शन में है ये। और दूसरा हो गया ग्रांटिंग लोन, दूसरों को ग्रांटिंग लोन मतलब दूसरों को लोन देती है, जब उन्हें ज़रूरत पड़ता है तो वो लोन लेते हैं, वो पैसा लेते हैं। लोन कई तरीके की हो सकती है, एजुकेशन लोन, आप हाउस प्रॉपर्टी लोन, और ज़मीन लेनी है तो उसके लिए लोन, घर बनवाना है तो उसके लिए लोन, उसके बाद हेल्थ के लिए लोन। तो काफ़ी तरीके के लिए लोन ले सकते हैं, गाड़ी खरीदनी है उसके लिए लोन, सबका एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है। सेकंड है आपका, जो इसमें फंक्शन में है वो सेकेंडरी है। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, एजेंसी फंक्शन। इसमें एजेंसी फंक्शन होता है, उसके बाद है कलेक्टिंग चेक, चेक कलेक्ट करती है कमर्शियल बैंक। तीसरा हो गया प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटी, लॉकर फैसिलिटी भी ये जो है प्रोवाइड करती है लोगों को, अगर कुछ अपना जेवर गहना बैंक में जमा करवाना है ताकि वो सेफ रहे तो ये प्रोवाइड करती है। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज में भी ये डील करती है। फॉरेन के पैसे जो होते हैं, फॉरेन से जो भी यूएस डॉलर मान लीजिए आता है तो उसको अपनी मनी में जो है कन्वर्ट कर सकती है, डील कर सकती है। उसके बाद अदर जो फैसिलिटीज़ या फंक्शन होती हैं कॉमर्शियल बैंक की, ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, मतलब इसका फुल फॉर्म हो गया ई बैंकिंग, सब कुछ ऑनलाइन कर देती है, ये इसका थर्ड फंक्शन है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बैंक ओवरड्राफ्ट अपने अकाउंट्स में पड़ा होगा। उसके बाद डिस्काउंट इन ऑफ बिल, बिल पे जो है डिस्काउंट करती है। तो इसके तीन फंक्शन आपको मेनली याद रखना है, प्राइमरी और सेकेंडरी तो आपको याद ही रखना है। अदर में आप बस ई बैंकिंग लिख के चले आइएगा, कोई इंपॉर्टेंट। प्राइमरी में आपका एक्सेप्ट डिपॉजिटिंग और ग्रांट लोन, और सेकेंडरी में आपका हो गया कलेक्टिंग चेक, प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटी, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। ये सारे पॉइंट्स हो गए। उसके बाद चलिए हम देख लेते हैं कुछ एडवांटेज ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक की कुछ एडवांटेज होती हैं जो कि जो है आम इंसान को हेल्प करती हैं।
पहला है तो फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है कॉमर्शियल बैंक हमारा। ये क्या करता है, सेंट्रल बैंक से लोन लेके उसके बाद उसको मतलब लोगों तक अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो उनको देता है। फिर एजेंसी सरप्लस होता है इसमें। अटेंड आरओआई, अट्रैक्टिव आरओआई। आरओआई का मतलब आप जानते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर हमें रिटर्न देती है, कुछ इंटरेस्ट देती है। तीसरा है जनरल यूटिलाइज सर्विस। इसका एक एडवांटेज होता है जनरल यूटिलाइज सर्विस, आप कमर्शियल बैंक की सर्विस को यूटिलाइज कर सकते हैं। फिफ्थ है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड में ये स्मूथ फंक्शनिंग होता है इसका। फिर डिसएडवांटेज ऑफ कमर्शियल बैंक के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। इनसफिशियंट ग्रोथ, मतलब इसमें उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती है। इंक्रीजिंग ओवरव्यूज इंक्रीज होते हैं। लेक ऑफ एक्सपर्ट की यहाँ पे कमी होती है। और रीजनल इनबैलेंस डेवलपमेंट। तो ये 4 इसके डिसएडवांटेज हो गए, आप इसको याद करके जाइएगा। उसके बाद हम देखते हैं आरबीआई क्या होती है। आरबीआई आपका हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पता ही होगा। आरबीआई हमारी सेंट्रल बैंक होती है इंडिया की, जो कि क्या करती है, बैंकर टू बैंक जो है पैसा इधर उधर करती है, मतलब उनको देती है। दूसरा नोट छापती है, करेंसी जनरेट करती है। तो ये सारा आरबीआई का काम होता है। तो चलिए देख लेते हैं। आरबीआई वाज स्टेब्लिश इन 1935। देखिए 1 अप्रैल 1995 को स्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इसे बनाई थी। उसके बाद है इट इज़ द सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटरी बॉडी अंडर द यूनिसरी लॉ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द यूनिसरी लॉ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के है। उसके बाद है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इशू एंड सप्लाई ऑफ इंडिया रुपीज़। देखिए ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि इशू करना, इंडियन रुपीज़ को इशू करना और उसका सप्लाई करना। एंड रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इट आल्सो मैनेज द कंट्रीज। देखिए रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना। इट आल्सो मैनेज द कंट्रीज मेन पेमेंट सिस्टम एंड आल्सो वर्क टू सपोर्ट इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए इसका ये क्या करती है, जो कंपनी का पेमेंट सिस्टम है उसको मैनेज करती है और उसके बाद उस पर वर्क करती है, और आल्सो ये अपनी हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो ओवरऑल देखिए आरबीआई का यही हो गया फंक्शन की। देखिए यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है आरबीआई का, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें लिखा है इशू ऑफ बैंक नोट। बैंक के नोट को इशू करती है। बैंकर टू बैंक मतलब बैंक से बैंक तक का अपना जो है इनका वो होता है कि पैसे पहुंचाना और कहाँ पे क्या कमी हो रही है उनको लोन देना। फिर बैंकर टू गवर्नमेंट जितनी फैसिलिटीज होती हैं। उसके बाद है कस्टोडियन ऑफ कंट्री फॉरेन करेंसी रिजर्व। उसके बाद है लैंड ऑफ लास्ट रिजर्व। और फिर कंट्रोल ऑफ क्रेडिट को भी कंट्रोल करती है ये। तो ये कुछ इसके फंक्शन हो गए आरबीआई को, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें लिखा भी है इशू ऑफ बैंक नोट। देखिए द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सोल अथॉरिटी टू इशू बैंकर इन इंडिया बैंक नोट इन इंडिया। ये बैंक नोट को मतलब ये नोट बनाती है आरबीआई जो है, ये करेंसी छापती है, तो इसको कहते हैं इशू ऑफ बैंक नोट। उसके बाद है बैंकर टू बैंक। द आरबीआई एक्ट एज कॉमन बैंकर known as banker to bank function, the operation instruction of which are issued by concerned central bank of department of RBI। देखिए आरबीआई द्वारा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाई जाती हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन होती हैं, उनको हर बैंकर टू बैंक को मैनेज करती है। फिर बैंकर टू गवर्नमेंट। एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसीव एंड पे मनी ऑन बिहाफ ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बिहाफ में ये क्या करती है, मनी रिसीव करती है और पे करती है गवर्नमेंट को। द आरबीआई आल्सो अंडरटेक द फ्लोट लोन एंड मैनेज द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद कस्टोडियन, ये आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा है, देखिए मैं रोक देता हूँ इसको 1 मिनट, ये आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाकी मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर ही दिया। इसके बाद जो आपका है वो है आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक सबको पता होगा रीजनल रूरल बैंक क्या होता है। आरआरबी देखिए आपका हो गया एग्जांपल ग्रामीण बैंक जो होती है उसी को हम बोलते हैं आरआरबी। तो आरआरबी आर गवर्नमेंट ओन शेड्यूल कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया दैट ऑपरेट एट रीजनल लेवल इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। अलग अलग स्टेट में इसकी स्थापना की गई है। इसको गवर्नमेंट द्वारा मतलब बनाया गया था, ओन किया गया था, और इसको गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट किया जाता है। दीज बैंक आर अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ओनरशिप में बना था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे वर इस्टेब्लिश टू सर्व रूरल एरिया विथ बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। देखिए बेसिक बैंकिंग और फाइनेंशियल फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए इसको बनाया गया था 1976 में, और जैसे रूरल एरिया के लिए स्पेशली बनाया गया था। देखिए जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर वाले जो फार्मर्स होते हैं
उनको लोन प्रोवाइड कराने के लिए, उनको कोई और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए, उनका पैसा जमा करने के लिए, उनका पैसा निकालने के लिए, जो भी गवर्नमेंट द्वारा रूल्स आती हैं उनको उनका तक पहुँचाने के लिए, इसके लिए आरआरबी को जो है लाया गया 1976 में। कुछ इसके फीचर्स होते हैं। द आरआरबी हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल इन रूरल रीजन एंड दे ऑपरेट अ फैमिलियर इन्वायरमेंट। देखिए आरआरबी क्या होती है, आरआरबी के जो भी एम्प्लॉय होते हैं ये क्या मतलब जो भी रूरल एरिया में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग, उनको ये अच्छे से जानते हैं, तो इसकी फीचर होती है। उसके बाद है दे शो प्रोफेशनल इन मोबिलाइजिंग द फाइनेंस जस्ट लाइक कॉमर्शियल बैंक। देखिए इसकी प्रोफेशन भी कॉमर्शियल बैंक जैसी ही होती है, उनसे अलग नहीं होती। आरआरबी प्रोवाइड बैंकिंग एज वेल एज क्रेडिट फैसिलिटी टू फार्मर। ये क्या करती है, फार्मर्स को बैंकिंग फैसिलिटी के अलावा क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, जैसे उनको लोन देना और बैंकिंग फैसिलिटी उनका अकाउंट ओपन करना। स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो छोटे मोटे रहते हैं उनके लिए, लेबर्स के लिए एक्सेट्रा इन रूरल एरिया के लिए ये फेमस है। उसके बाद है कुछ ऑब्जेक्टिव हैं आरआरबी के। ओपनिंग ब्रांचेज ऑफ रूरल बैंक इन रूरल एरिया। देखिए इसके जो ब्रांच ओपन होते हैं वो रूरल बैंक के नाम से ही होते हैं और रूरल एरिया में होते हैं। इसके बाद है प्रोवाइडिंग लोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और स्मॉल फार्मर और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए लोन प्रोवाइड करती है। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करती है आरआरबी। इंक्रीजिंग सेविंग अमंग द रूरल पीपल की जो भी सेविंग होती है वो इंक्रीज हो जाती है आरआरबी की वजह से। जो भी पैसा आता है उसे जो है रूरल जो लोग होते हैं फार्मर्स होते हैं इजीली यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का मतलब आपको पता ही है, ये प्राइमरी फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मतलब कि ये आरआरबी क्या करती है, उन लोगों का पैसा अपने पास डिपॉजिट कर लेती है। मतलब जबरदस्ती नहीं, जब वो चाहते हैं तब। प्रोटेक्टिंग कॉमन पीपल फॉर मनी लेंडर। मतलब देखिए उनको प्रोटेक्ट करती है, जो मनी लेंडर्स होते हैं बड़े बड़े, उनसे लोन नहीं लेना पड़ता है, उनको प्रोटेक्ट करती है, खुद ही लोन प्रोवाइड करती है कम इंटरेस्ट पे। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग लोन इन रूरल एरिया में जो कास्ट होते हैं उनको रिड्यूस करती है लोन प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद चलिए आपका मेन पॉइंट है नीति आयोग। नीति आयोग से पहले हम देखेंगे प्लानिंग कमीशन क्या होता है हमारा। प्लानिंग कमीशन जो देखिए, प्लानिंग कमीशन हमारा 5 ईयर प्लान होता था। ये 2014 तक चला था। फाउंड हुआ था 15 मार्च 1950 और 17 अगस्त 2014 तक ये चला था। बेसिकली इसमें होता क्या था, ये 5 ईयर प्लान होता था। इसमें गवर्नमेंट कुछ ऐसे गोल्स लेके आती थी जिनको वो 5 साल में अचीव करना चाहती थी। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे गोल्स लेके आती थी जिनको वो 5 साल में अचीव करना चाहती थी, अगले 5 साल में, जब तक उनकी गवर्नमेंट रहती थी। तो 5 ईयर प्लान उसी को कहते थे। अब ये देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी आया, इंडस्ट्री के लिए भी आया, काफ़ी सारे के लिए आया। कई बार ये जो है सक्सेस भी हुआ, कई बार ये सक्सेस नहीं हुआ। तो इसको देखते हुए इसके जो चेयरपर्सन जो होते हैं वो होते हैं पीएम ऑफ द कंट्री। जो भी एट द टाइम होते हैं पीएम, जब ये आता था तो उस टाइम पे जो भी पीएम होते थे वो चेयर ऑफ द पर्सन प्लानिंग कमीशन के होते थे। देखिए अब हम इससे रिलेट करके समझते हैं नीति आयोग क्या होता है। नीति आयोग होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम ट्रांसफार्मिंग इंडिया नीति आयोग को कहते हैं। प्लानिंग कमीशन की तरह ही होता है, बट ये 1 साल का होता है। प्लानिंग कमीशन हमारा 5 साल का होता था। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके हम नीति आयोग को ले आए। ठीक है, तो चलिए आगे नीति आयोग के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी इस टॉपिक में थोड़ा सा कम दिया। फिर फंक्शन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का कुछ फंक्शन है। फॉर्मिंग 5 ईयर प्लान होते थे। फाइनेंशियल एलोकेशन टू स्टेट एंड मिनिस्ट्री। स्टेट और मिनिस्ट्री द्वारा फाइनेंशियल एलोकेशन किया जाता था। हाँ, नीति आयोग यहाँ पे है, देखिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फाउंड ऑन 1 जनवरी 2015। आफ्टर बीजेपी गवर्नमेंट, जब केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब गवर्नमेंट आ गई, तो उसके बाद उन्होंने प्लानिंग कमीशन को हटा के 1 जनवरी 2015 को यहाँ पे नीति आयोग को लाया था। नीति आयोग 1 साल का प्लान होता था। इसमें 1 साल के गोल होते थे जिनको अचीव करना होता था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में बनाया गया है। चेयरपर्सन इसके पीएम ऑफ द कंट्री यानी कि इस समय भी नरेंद्र मोदी जी ही हैं। उसके बाद है फंक्शन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के कुछ फंक्शंस होते हैं, चलिए देख लेते हैं। शेयर्ड नेशनल एजेंट ये शेयर करता है। उसके बाद है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज करता है। नॉलेज एंड इनोवेशन हब, नॉलेज और इनोवेशन का हब होता है ये। उसके बाद है मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएटिंग द प्लान वाइल इम्प्लीमेंटिंग। प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको मॉनिटर करना, उसको एवेल्युएट करना, इसका जो है फंक्शन है। उसके बाद अदर फंक्शन में कुछ है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट दूर करता है लोगों का। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करता है। मेंबर ऑफ नीति आयोग कौन कौन से, चेयरपर्सन पीएम, सीईओ
अमित अमित कांत कोई है, अमिताभ कांत इस समय कोई है, और श्री सुमन बेरी वाइस प्रेसिडेंट है। उसके बाद चलिए हम देख लेते हैं फुल टाइम मेंबर कौन है नीति आयोग के। वी के श्रीवास सरसवत कोई है, ये नाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये फॉर्मर डीआरडीओ चीफ हैं। उसके बाद है रमेश चंद एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। उसके बाद है डॉक्टर वी के पॉल पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है नीति आयोग के। उसके बाद चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो हाँ, तो ये प्लानिंग कमीशन का आपका ये जो प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये आपका आपके टॉपिक में नहीं है। आपका टॉपिक यही नीति आयोग तक जो है ख़त्म होता है। आप सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी सारी वीडियोस इंडियन इकोनॉमी की पढ़ गई हैं, यूनिट 4 को छोड़ के। यूनिट 4 बहुत ही ज़्यादा टफ है। और टफ क्या है, मतलब कि उसके जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। हमने जो कल 42 मिनट का वीडियो डाला जिसमें सारे क्वेश्चंस लाए हैं, उसमें अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ना नीति आयोग पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना प्लानिंग कमीशन पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना यूनिट 5 पूरी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप लोगों के कहने पे मैंने जो है ये ले आया। बाकी मैं आपको बता दूं तो जो 15 नंबर के क्वेश्चन, जो भी मतलब 15 क्वेश्चंस हैं, उसमें आपकी यूनिट 4 पूरी कवर है। जैसे प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, आयरन स्टील इंडस्ट्री, शुगर कॉटन इंडस्ट्री, और उसमें और कुछ ऐसा कुछ नहीं है। इसके लार्ज स्केल इंडस्ट्री की कवर हो ही गई हैं। उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की भी उसमें प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्टस कवर हो गई हैं। तो यूनिट 4 करने की आपको कोई भी नीड नहीं है। मुझे लगता है कि आपको अलग से आप एक बार इस वीडियो को जो है देख लीजिएगा, आपका यूनिट 5 एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी आप सेशन को लाइक करिएगा, लोगों तक शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें और सपोर्ट मिले। थैंक यू।